हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। आज हम आप लोगों के मैथ के यानी पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं। यानी पार्ट नंबर 4 में आप लोगों को जो है मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का 1.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के आधारित है। यानी ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर पर अच्छी तरीका से ध्यान दीजिए। तो चलिए हम आप लोगों को जो आज यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यानी 135 और 225 का मोसो ज्ञात करने के लिए सिखाने वाला हूँ। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को जो है ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से यानी आपके लेवल से हम सिखाने का प्रयास करेंगे। आपका जो अभी लेवल है उस लेवल से हम अप लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और भी मजेदार टॉपिक आपके सामने यानी वो आगे 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 वाले क्वेश्चन को जो आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीका से हम आप लोगों के साथ डील करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे बोला गया निम्न संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। देखिए यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम आपके जीवन में अभी जो है नया आया है, यानी आप लोग जो है सबसे पहली बार यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए आप लोगों को पहली बार बोला गया। आप यानी ये 10वां क्लास में ये सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना इसीलिए नहीं है कि ये सब जो आप लोग एक तरीका से पढ़ लिए हैं। यानी अगर आप लोग अभी सोचिएगा तो हम कहाँ पे पढ़े हैं, तो हम आप लोगों को अभी बताते हैं कि आप लोग कहाँ पे पढ़े हैं। आप लोग को जो है सिंपल मनी महत्तम आता ही होगा। क्या महत्तम? जैसे आप लोगों को बोल दिया जाए कि पूंछ और 2 का महत्तम ज्ञात करें। पूंछ और 2 का महत्तम ज्ञात करें, तो आप लोग इसका महत्तम यानी छोटे जब थे तो उसमें उस समय किस तरीका से महत्तम ज्ञात करते थे, उसी तरीका से सिंपल यहाँ पर भी ज्ञात करना है। बस उसी तरीका को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे व्यक्त क्या कर दिया गया यूक्लिड भैया। तो उसी को जो है आप लोग यानी उसी के नियम को जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग बोलता है। तो इसीलिए अब आप लोगों को इस टॉपिक से घबराना नहीं है। तो हम बताते हैं, जैसे कि आप लोग पूंछ और 2 का महत्तम ज्ञात करने के लिए आप लोग सिंपल यानी इसमें से पहले देखते होंगे कौन सी संख्या बड़ा है। यहाँ पे बड़ा है पूंछ, तो पूंछ में हमेशा आप लोग 2 से भाग देते होंगे, तो 2 बार में हो जाएगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 5, यानी फिर यहाँ 2, यानी इसका जो है फाइनली इसका अगर आप लोग यहाँ पे मोसो यानी महत्तम देखना चाहते हैं तो 1 आया। इसी को जो आपको एक सूत्र पर बैठा देना है, तो इसी को एक यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम एक सिंपल यही भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेषफल जो फार्मूला होता है उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी उसी को जो है अल्फाबेट से व्यक्त कर दिया गया है, तो उसी को यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 2 का जैसे आप लोग को यहाँ अभी हम आप लोगों के सामने इसका महत्तम निकाले एक बच्चा में, यानी जिस तरीका से आप लोग लोअर क्लास में निकाले होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम यही कहता है, यानी इसको ए मोल लेना है और इसको जो है इसको बी मोल लेना है और इसको क्यू मोल लेना है और इसको यहाँ पे जो शेष बचा था ये फर्स्ट स्टेप में उसको आर मोल लेना है। यानी सिंपल समझना चाहे तो इसको आप लोग क्या मानते हैं? इसको मानते हैं भाज्य, इसको मानते हैं भाजक और इसको मानते हैं भागफल, और यहाँ पे जो शेष बचता है उसको आप लोग क्या मानते हैं? शेषफल। जैसे भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल जोड़ शेषफल, यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को भाज्य का मान जो है यहाँ पे 1, भाज्य को जो है ए से व्यक्त कर दिया गया है और भाजक को जो है बी से व्यक्त कर दिया गया और भागफल को जो है क्यू से व्यक्त कर दिया गया और शेषफल को जो है आर से व्यक्त कर दिया गया, यानी प्लस शेषफल को आर से व्यक्त कर दिया गया। इसी फार्मूला को यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी यह फार्मूला तो बिल्कुल इसी के माध्यम यानी इसी तरीका से, यानी ए का मान ए जहाँ पे है वहाँ पे भाज्य हो जाएगा, और जहाँ पे बी है वहाँ पे भाजक हो जाएगा, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे भागफल हो जाएगा, और जहाँ पे आर है वहाँ पे शेषफल हो जाएगा। इसी को जो है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी इसको जो है इसी के सूत्र पर इनको बैठाना है। यानी इसका जो है जिस तरीका से अगर आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया जाता है कि यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से
5 और 2 का महत्तम ज्ञात करने के लिए तो आप लोग इसी सूत्र पर इसको बैठा दे। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 135 और 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी इस सूत्र के प्रयोग से आप लोगों को जो है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। वैसे तो ज्ञात करने के लिए इस विधि का यानी ज्ञात एचसीएफ ज्ञात तो इस विधि से भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है इस इसके फंडा से चलने के लिए, तो आप लोग इसी फंडा को अपनाइएगा। तो चलिए हम आप लोगों के सामने 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 135 और 225 पहले आप लोगों को इसमें से देख लेना है कि कौन सी संख्याएं बड़ी है, यानी कौन सी संख्याएं बड़ी है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी है तो वहां पे 135 में 135 से 225 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। यानी इस तरीका से एरो का चिन्ह दे देना है, यानी जिधर ये बड़ा होती है उधर इसका मुंह खुला होता है और जिधर छोटा होता है उसका मुंह इधर सुकड़ा होता है, तो यानी ये हमेशा बड़ा का संकेत है। तो इसी तरीका से अब जो है यहाँ पे अब दर्शा दिए। अब इसको जो है एक सूत्र यानी अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अब इसको सूत्र पढ़िए बैठा देना है। क्या यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। यानी इसको अगर आप लोग को बैठाने में अभी कठिनाई होती है तो चलिए हम इसको जो है यहाँ पे एक भागफल विधि से आप लोगों को बता देते हैं। तब आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन इस तरीका से अगर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब हम भी बच्चा यानी जब हम भी 10th क्लास में थे तो हमको ये समझ में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे सर जो है सिंपल यही लिख दिए तो हमें पता ही नहीं चल रहा था वहाँ पे कौन ए होगा कौन बी होगा। इसीलिए हम आप लोगों को जो है अच्छी गाइडेंस के लिए हम अपना यानी अपनी चैनल खोले हैं, इसीलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक सपोर्ट कीजिए। यानी जैसे 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यहाँ पे इसी सूत्र पर आप लोगों को बैठाना है। तो इस सूत्र पर बैठाने में भी कठिनाई होती है तो हम आपको एक भागफल विधि से बता देते हैं, तब आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 225 क्या है, 225 बड़ा है तो 225 में 135 से भाग दीजिए। 225 में 135 से भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा 217, तो यानी एक बार में खा जाएगा ये 135, फिर एक बार में 135, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 12 में से यहाँ पे हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9 यानी 31, फिर जो है 90 90 90। यानी इस तरीका से आप लोग इसका एचसीएफ पहले ज्ञात कीजिए 90, उसके बाद यहाँ 135, 135 में फिर 90 से भाग देंगे तो 90 दूना 180, फिर एक बार में 90 यानी 5, उसके बाद यहाँ 13 13 यानी 45, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 45 दूना 90, 45 दूना 90 यहाँ 30। यानी अगर इसका यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, महत्तम 45 आ गया। इसी को जो आप लोगों को इस सूत्र पर बैठा देना है तो यही हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि पहले आप लोग यहाँ पे 225 यानी, और इस सूत्र में यह भी याद कर लीजिए जैसे कि जीरो यानी से इसका जो है जीरो से बड़ा होगा क्या, जीरो से बड़ा होगा और उस जीरो से बड़ा होगा आर और आर से बड़ा होगा हमेशा बी। यानी इसका जो है यानी क्या बोलते हैं इसका भाजक, भाजक हमेशा आर से बड़ा होगा और आर का मूल जी के बराबर या जी से बड़ा होगा। आर का मूल जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसी तरीका से आप लोग को इस सूत्र पर बैठा देना है। यहाँ पे यहाँ ए का मूल ये 225 हो जाएगा और बी का मूल 135 हो जाएगा और क्यू का मूल 1 हो जाएगा। उसी उसके यानी ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट स्टेप यानी पहला स्टेप। फिर आप लोग को सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ पे ए का मान जो है ए का मान यहाँ पे 135 हो जाएगा, फिर बी का मान 90 हो जाएगा, फिर क्यू का मान 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीका से आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ए का मान 90 हो जाएगा, बी का मान 45 हो जाएगा और क्यू का मान 2 हो जाएगा और आर के मान यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा यानी 0 हो जाएगा आर का मान। इसी तरीका से आप लोग को एक स्टेप वाइज बैठा देना है, तब आप लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये इसको अगर आप लोग मोड़ना चाहे तो चरण 1 मोड़ लीजिए। क्या चरण 1, जैसे चरण 1 में है ए बराबर क्या 225, चरण 1 ए बराबर 225 बराबर 135,
यानी बी का मान यहाँ पे क्या है, बी का मान 135 है, फिर क्यू का मान गुना 1, क्यू का मान 1, फिर उसके बाद आर का इस स्टेप में मान क्या आया, आर का मान यहाँ पे देखिए 90 आया, क्या आया 90, फिर यहाँ पे प्लस 90, फिर इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, फिर सेकेंड स्टेप यानी चरण 2 में क्या हो जाएगा, चरण 2, चरण 2 इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक चरण 2 यहाँ पे चरण 2 में ए का मान क्या है 135, 135, फिर यहाँ पे देखिए चरण 2 में फिर यहाँ पे देखिए बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 90, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे क्यू का मान क्या है, क्यू का मान गुना है यहाँ 1, क्यू का मान 1 है तो 1, उसके बाद प्लस प्लस में 45, इसी प्रकार से फिर चरण 3 यानी चरण 3, चरण थ्री में क्या है, जैसे यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा 45, फिर यहाँ पे क्यू का मान 2 है तो 2, उसके बाद फिर इसी तरीका से आर का मान अभी अब 0 आ गया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी आप लोग को इसको इसके माध्यम से अगर आप लोग चलते हैं तो देखिए आर का मान हमेशा 0, आर का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और आर का मान जो है बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, यानी 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा इसका मान, यहाँ पे देखिए 0 के बराबर आ गया आर का मान तो अब हमें छोड़ देना है, तो जिस स्टेप में आर का मान 0 आया उसी स्टेप में आप लोगों को देखना है कि बी का मान, यानी बी का मान जैसे भाजक का मान क्या था, यहाँ पे देखिए इस स्टेप में आर का मान क्या आया 0 और यहाँ पे देखिए बी का मान क्या 45, तो यहाँ पे इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, इसका एच सी एफ बराबर 45 इसका फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग को जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप लोगों को घर बनाना नहीं है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि ये देखिए सिंपल भागफल पर ही आधारित है, यानी भाग भाग ये जैसे आप लोग जैसे बच्चे क्लास में पढ़े होंगे महत्तम, उसी के आधार पर ये सब जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक अल्फाबेट को मान लिया है, तो उसी को देखकर आप लोगों को डर लगता है, लेकिन अब से आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि हम आए आपके साथ। तो चलिए इसी तरीका से आप लोग अगर इस क्वेश्चन को उतारना चाहें तो उतार सकते हैं नोटबुक में, अगर आप लोग अभी से मेहनत नहीं कीजिएगा तो मेरे छोटे भाई तो अंतिम में बहुत ही कठिनाई होगी, इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को पूरी तरीका से ध्यान दीजिए और सभी क्वेश्चन को हमेशा रिवीजन करते रहिए। फिर आप लोगों को जो है सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है, यानी आप लोगों को इसमें दर्शाने के लिए बोल रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि विषम विषम पूर्णांक होता क्या है, यानी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। आप लोग अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है उन सभी यानी इस चैप्टर का जो है बेसिक यानी धनात्मक विषम संख्या सम संख्या आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोग हमारी वो क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना होगा उसी पर आप लोगों का सभी क्लास हम हमारे मिल जाएगा। तो चलिए इसमें अगर हम बताते हैं आप लोगों को कि इसमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता वही सब क्या कहलाती है, वही सब विषम पूर्णांक यानी वही सब विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पे विषम पूर्णांक बोला है तो वही क्या हो जाएगी, विषम पूर्णांक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले आप लोग समझ लीजिए विषम पूर्णांक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर इसी तरीका से 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, पूरे इसके बाद 7 हो जाएगी, यानी ये सब क्या है, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये सब संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसी तरीका से आप लोग जो है ये सब अगर याद रखिएगा तो आप लोग को इस सब क्वेश्चन बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में अगर अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो पहले यहाँ पे गणित यानी मैथ बना रहे हैं तो आप लोगों को पहले मानना पड़ेगा क्या, यहाँ पे मान लेंगे मोना मोना ए तथा मोना ए तथा बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक विषम
पूर्णांक है, मोना ए तथा बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मोना, क्या ए तथा बी क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे अगर लिखना चाहे, चूंकि बी का मान यहाँ पे देखिए, बी का मान क्या होता है, जो क्यू से हमेशा गुणनफल यानी जो क्यू के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए हरदम यानी सभी में क्यू के साथ क्या जुड़ा है, 6 जुड़ा है, यहाँ पर भी 6 जुड़ा है, यहाँ पर भी 6 जुड़ा है। तो यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे समझना चाहें क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्योंकि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2, फिर यहाँ पे 6 क्यू प्लस 3, फिर यहाँ पे 6 क्यू प्लस 5। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी हमेशा जो है क्यू के साथ क्या जुड़ा है, 6 जुड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हर एक स्टेप में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए बी का मान, तो इसीलिए यहाँ पे बी का मान क्या हो गया, बी का मान यहाँ पे 6 हो गया। तो बी का मान क्या हो गया, 6 हो गया। और आप लोग यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप चलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिंपल है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का मान जो है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तथा आर का मान बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यानी बी का मान 20, यानी आर का मान हमेशा क्या होगा, 20 से छोटा होगा, 20 से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए बी का मान क्या है, 6 है, तो हमेशा आर का मान क्या करना है, 20 से हमें छोटा लेना है। तो 20 से हमें छोटा लेने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि आर बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, यानी हमें जो है 20 से छोटा यानी 6 से छोटा लेना है। तो 0,1,2,3,4,5, यानी 5 तक हमें ले सकते हैं आर का मान। तो आर का मान जो है हम यहाँ 5 तक ले सकते हैं। इसी पर आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अब क्या, इसको अगर आप लोग यहाँ पे मानना चाहे तो समीकरण क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए समीकरण समीकरण नहीं, इसको समीकरण 1 अभी नहीं मान सकते हैं, समीकरण 1 उसको मानेंगे। जैसे यहाँ ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, इसको यहीं पे अगर आप लोग मानना चाहे तो समीकरण मान सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आर का मान पहले आप लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या, समीकरण, इसी तरीका से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में आर का मान 0 रखने पर, यानी समीकरण 1 में आर का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू, यानी ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। यानी 6 क्यू में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो 6 क्यू ही होता है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण 1 में आर का मान, समीकरण 1 में आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे समीकरण 1 ये हो गया था, अब ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आर का समीकरण 1 में आर का मान अगर 1 रखते हैं तो ये समीकरण 3 हो जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना चाहे आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसको अगर आप लोग मानना चाहे तो समीकरण क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। फिर यहाँ पे आर बराबर 2 रखने पर, क्या, आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 क्यू प्लस यहाँ पे 2, यानी ये जो है आर आर बराबर अगर हम 2 रखे तो 6 क्यू प्लस 2 आया। फिर यहाँ पे इसका अगर हम मानना चाहे तो समीकरण 4 मान सकते हैं। फिर यहाँ पे आर बराबर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, आर बराबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 क्यू, यानी ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर यह समीकरण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आर बराबर 4 रखते हैं, क्या, आर बराबर 4 रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4।
इसी प्रकार से अगर हम r बराबर 5 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, यानी इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं और इसको समीकरण 7 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 7। इसी प्रकार से हमें बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक सिर्फ और सिर्फ प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें अतः, यानी अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए विषम, विषम यानी विषम संख्या पहले कौन कौन होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। यहाँ पे बोला गया है यानी 6 का मान जो है हमेशा, यानी r का मान जो हमेशा आप लोगों को क्या रखना है, 6 से कम रखना है। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा, कोमा 6q प्लस 3 हो जाएगा, कोमा 6q प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को प्रूफ करने बोला था, तो हम आप लोगों के सामने प्रूफ कर दिया। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग अभी से नहीं नोट कीजिएगा तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। तो ये आगे चलकर आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होगा। अगर फिर से हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बेड के पीछे मर्ज करना है, तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मर्ज करना है, तो उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें मर्ज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेंगे, यानी अगर आप लोगों को एक इतना बड़ा क्वेश्चन में अगर आप लोग को एक सिंपल समझना है तो एक चीज सिंपल समझ लीजिए। जहां पे लिखा रहेगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मर्ज करना है, तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले एक स्तंभ मर्ज करना है, तो उन संख्याओं के स्तंभ की संख्या ज्ञात करें। मर्ज करने की संख्या ज्ञात करें। क्या, उन समूहों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उन स्तंभों की यहाँ पे हो जाएगी क्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मर्ज कर सकते हैं। यानी जहां पे अगर आप लोग को सिंपल समझ लेना है कि अधिकतम संख्या, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10th को उल्टा करके आप लोग देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन 1.1 के 3 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपल देख लेना है, यानी जिस क्वेश्चन में आप लोगों को अधिकतम लगा रहेगा वहां पे आप लोग जो है सिंपल HCF यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात कर दीजिएगा, और जहां पर एलसीएम जहाँ पे जो है यानी न्यूनतम लगा रहेगा वहां पर आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यानी अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि आर्मियों के सदस्य की संख्या क्या, आर्मी क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे लिखेंगे पैरेड में आर्मियों की कुल संख्या क्या, पैरेड में पैरेड में पैरेड में सेना की कुल संख्या, सेना की कुल संख्या, यानी पैरेड में सेना की कुल संख्या कितना है, 616 है। क्या है, 616। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे है कि 32 सदस्य वाले एक, यानी एक एक सदस्य एक सेना एक आर्मी के बैंड के पीछे मर्ज करना है, तो दोनों समूहों की समान स्तंभों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक सेना सदस्य एक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक सेना के सदस्यों की संख्या, एक सेना की सदस्यों की संख्या, एक सेना के सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। क्या है, 32। और यहाँ पे पैरेड में कुल सेना की संख्या लमसम 616 है। क्या है, एग्जैक्ट 616। अब इसको जो आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इन दोनों का HCF ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्या, जहां पर जो है आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान 20 से छोटा होगा, क्या होगा, आर का मान 20 से छोटा। यहाँ पे आप लोग को पहले यहाँ पे चूज कर लेना है, क्या कर लेना है, 616 में, और 616 और 32 में कौन सी संख्या बड़ा है, अगर जो बड़ा होगा वहां पे आप लोग इस प्रकार से एरो का चिन्ह दे दीजिएगा, क्या करिएगा, इस प्रकार से एरो का चिन्ह होता है, यह संकेत होता है बड़ा संख्या को दर्शाने के लिए। तो अब इसका जो है पहले यहाँ पे आसान तरीका से बनाने के लिए पहले इसको भाग विधि से इसका HCF ज्ञात करते हैं, क्या, जैसे यहाँ पे 600 क्या है, 616 है, इसको अगर आप लोग हम 32 से भाग देते हैं तो कितना बार में खाता है, एक बार में हो जाएगा, क्या 32 हो जाएगा, एक बार में 32, उसके बाद 11, 11 में से 9, 11 में से 2 जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 29, 29, उसके बाद 16, फिर इसी तरीका से अगर हम 200 यानी 32 में फिर अगर हम 32 में फिर 9 से गुना करते हैं तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 एक 28, यानी 9 बार में क्या हो जाएगा, 288, फिर यहाँ पे आया 16, 16 में से 8 जाएगा 8, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कट्टी, यानी यहाँ पे इसका शेषफल इस चरण में 8 आया, क्या आया 8, फिर यहाँ पे जो है 32 को आप लोगों को जो है 32 को भी यहाँ पे उतार देना है, क्या करना है, 32 को यहाँ पे लाना है, तो 8 यानी 4 बार में ये जो है 32, यानी इसका शेषफल अब 0 आ गया। जिस स्टेप में आप लोगों को जो है शेषफल 0 आएगा, उसी स्टेप में आप लोगों को यह देख लेना है कि भाजक क्या थी, यानी बी का मान क्या थी, यानी इस स्टेप में जो इसका जो है शेषफल फाइनली क्या आया, 0 आया, तो इसी स्टेप में आप लोगों को देख लेना है कि भाजक का मान क्या, भाजक का मान यहाँ पे अभी क्या 8 है, तो यानी इसका जो है, यानी इसका जो HCF क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8, यानी इसी को आप लोगों को इस फॉर्मेट पर बैठा देना, इसी फॉर्मेट पर आप लोगों को बैठा देना। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण नंबर 1, चरण 1 क्या, चरण 1 में एक का मूल्य क्या है, एक का मूल्य है 616, 616, फिर यहाँ पे बी का मूल्य क्या है, बी का मूल्य 32 है, फिर यहाँ पे गुना क्यू का मूल्य 19 है, फिर यहाँ पे आर का मूल्य क्या है, आर का मूल्य यहाँ पर देख लीजिए, आर का मूल्य क्या हो जाएगा, आर का मान 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर का मान, यहाँ पे देखिए अभी भी जो है आर बराबर 0 नहीं आया, आर इक्वल टू नॉट 0, यानी जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक ये स्टेप आगू बढ़ता रहेगा, समझे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 32, 32 है, 32, 32 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 आगे हो जाएगा, यानी चरण 2, यहाँ पे देखिए फिर चरण 2 में यहाँ पे ए का मान 32 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा, और क्यू का मान 4 हो जाएगा, और आर का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो जाएगा 32, और उसके बाद क्यू का बी का मान 8 हो जाएगा, क्यू का मान 4 हो जाएगा, और आर का मान 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर अब क्या आ गया, अब आर बराबर 0 आ गया, तो अब ये स्टेप यहीं तक ये सीमित रह जाएगी, यानी अब ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम आप लोगों को अभी भी बोले कि जिस स्टेप में आर का मान मेरे भाई छोटे 0 आ जाएगा ना, उसी स्टेप में आप लोगों को देख लेना है कि बी का मान क्या आया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे 8 आया है, तो इसका अतः अतः यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों की में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे उन उन स्तंभों की कुल संख्या बराबर 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उन स्तंभों की कुल संख्या बराबर 8 हो जाएगी, यानी जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, यानी अधिकतम संख्या मर्ज करने में, यानी अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उसका जो है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो आप लोग अधिकतम लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल। आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को घर बनाना नहीं है, क्यों, क्या करना है, घर बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जहां पर भी आप लोगों को अधिकतम मिल जाए
वहाँ पे सिंपल आप लोग एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और जहाँ पे जो है आप लोगों को न्यूनतम मिल जाए यानी कम से कम मिल जाए, वहाँ पे आप लोग उसका उसका जो है लॉस हो यानी एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि अगर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन दे दूं तो बच्चे को जो है घबराहट फील होगी, इसीलिए बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देगा। तो लेकिन आप लोगों को अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में घबराहट फील नहीं होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ कमियां मिली होगी तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उन सभी कमियों को दूर करके आपके सामने आए। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, अभी से ही अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। क्योंकि अगर आप लोग ये सब क्लास नहीं करते हैं तो आप तब जाकर आपको जो है बहुत दिक्कत हो सकता है, यानी अंतिम अंतिम में आप लोग को बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए आप लोग हमारे हर एक क्लास को देखिए, तब ताकि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और हम आप लोगों को जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि हम जो है इस चैनल पर बिहार मैट्रिक परीक्षा सेशन 26 से 27 वाले बच्चों को जो है पूरी तरीका से तैयारी करा रहे हैं। यानी सप्ताह में जो है मेरा 4 दिन मैथ होगा, और 3 दिन क्या होगा? 3 दिन साइंस होगा, 3 दिन साइंस होगा, और बीच-बीच में इंग्लिश और हिंदी का भी क्लास हम लिया करेंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब हम मिलते हैं आप लोगों से कल साइंस के क्लास यानी केमिस्ट्री के क्लास आप लोगों को लेकर के आते हैं।